आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है हाइगेंस का सिद्धांत बताएं। हाइगेंस के प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियमों को स्थापित करें। ठीक है, अगर हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत को समझे, ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। हाइगेंस ने जो प्रकाश के लिए तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उन्होंने इन तरंगों को माध्यम में विक्षोभ के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रकाश तरंग है, ठीक है, ये एस स्रोत से प्रकाश की तरंगें निकल रही है, ठीक है, तो ये क्या होती है, सभी दिशाओं में समान रूप से फैल रही है। ठीक है, माध्यम में जिस बिंदु पर यह तरंग पहुंचती है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये तरंग पहुंच रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पहुंचने से उस वहाँ के जो कण होंगे, उस माध्यम के कण जो होंगे, वहाँ पे वो विक्षोभ उत्पन्न होगा और वो कंपन करने लगेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे चित्र की मदद से देखें तो यहाँ पर एस जो है, ठीक है, इसे मतलब ये क्या है, हमारा एक प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश तरंग निकल रही है। ठीक है, प्रकाश स्रोत है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे तरंग पहुंची, ठीक है, ये मान लीजिए ये 3 तरंग पहुंची, तो ये जो तरंग यहाँ पे पहुंच रही है, ये क्या होता है, एक स्रोत की तरह कार्य करने लगता है उस माध्यम में। ठीक है, तो वहां पे जैसे ही ये तरंग पहुंचती है तो वहां पे विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न होती है और वहां से फिर इस तरह से तरंगार्ग बनने लगता है। एक निश्चित कालांतर में ये क्या होने लगता है, एक तरंगार्ग के रूप में माध्यम में आगे बढ़ता है। ठीक है, तरंगार्ग के रूप में माध्यम में आगे बढ़ता है। इसमें ये समझने वाली बात है कि हर एक स्रोत जो होता है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा S1 स्रोत है, यह इस तरंगार्ग के लिए स्रोत का कार्य कर रहा है। ठीक है, फिर ये दूसरे तरंगार्ग के लिए स्रोत का कार्य कौन करेगा, ये जो हमारा पहला तरंगार्ग था। ठीक है, अब इस तीसरे तरंगार्ग के लिए स्रोत का कार्य कौन करेगा, ये जो हमारा दूसरा तरंगार्ग था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, माध्यम में हर एक जो स्रोत होता है, ठीक है, वो हर एक तरंगार्ग के लिए एक स्रोत का कार्य करता है और इस तरह से वो पूरे माध्यम में प्रकाश का तरंग रूप में फैलाव होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब किसी सतह के किसी बिंदु पर एक तरंगार्ग पहुंचता है तो वह बिंदु एक द्वितीयक स्रोत की तरह व्यवहार करने लगता है तथा उस बिंदु से गोलाकार द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती है। यही क्या थी, हाइगेन का सिद्धांत, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि हाइगेन के प्रकाश तरंग के सिद्धांत पर अपवर्तन के नियमों को स्थापित करना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखें अपवर्तन के नियम को, ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। चित्र में देखिए ये 2 पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, जिसमें एक पारदर्शी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो V1 है और दूसरे में V2 है। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले माध्यम में बिंदु A द्वारा, यहाँ पे बिंदु A द्वारा दूसरे माध्यम में बिंदु B लिए गए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बिंदु A, बिंदु B और बिंदु A लिए गए हैं। ठीक है, 2 माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह क्या है, XY है। ठीक है, और यहाँ पे XY है और जो कि H दूरी पे है। ठीक है, यहाँ से बिंदु A और B से कितने दूरी पे है, H दूरी पे है। ठीक है, अब A और B से सतह XY पर हम लंब डाले हैं, ये जो हमारा ये जो है ये हमने लंब डाला है। ठीक है, और मान लेते हैं कि जो हमारा DE है, ठीक है, ये जो पूरी दूरी है यहाँ से यहाँ तक जो हमने लंब डाला है वो हम D मान लेते हैं। ठीक है, अब यदि प्रकाश को, ठीक है, अगर C बिंदु से, ये जो C बिंदु है, ठीक है, अगर प्रकाश को C बिंदु पर अपवर्तित होकर A से B तक पहुंचना है, ठीक है, अपवर्तित होकर A से B तक पहुंचना है, तो फर्मेट के सिद्धांत के अनुसार AC और AC प्लस CB जो दूरी होगी, यानी AC और CB जो दूरी होगी, वह चलने में प्रकाश को न्यूनतम समय लगना चाहिए। ये फर्मेट के सिद्धांत के अनुसार है कि अगर AC और AC प्लस CB की जो दूरी होगी, ठीक है, ये पूरी दूरी प्रकाश को चलने के लिए न्यूनतम समय लगना चाहिए। ठीक है, अब यदि C बिंदु को चित्र के तल से, अगर चित्र में हम C बिंदु को अगर थोड़ा ऊपर मतलब तल से थोड़ा अंदर या बाहर ले, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि AC और CB दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, AC और CB दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और प्रकाश को ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसीलिए जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्मेट के सिद्धांत के अनुसार, इसीलिए आपतित किरण AC जो है, ये हमारा AC जो किरण है आपतित, वह अपवर्तित किरण CB, जो हमारा अपवर्तित किरण CB है, वह C पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे।
ठीक है। ये क्या हो गया, ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए, तभी जाके प्रकाश को गमन करने में न्यूनतम समय लगेगा। ठीक है, ये होते फर्मेट के सिद्धांत के अनुसार। अब इसे हम इस ज्यामिति से इसे अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश को एसीबी तक रास्ता तय करने में लगा समय हम निकालेंगे। ठीक है, एसीबी चित्र में जो एसीबी रास्ता तय करने में लगा समय। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, AC बटा V1 जोड़ CB बटा V2। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है, AC, ठीक है, ये दूरी, इसके लिए चाल कितना है V1, और CB के लिए दूरी के लिए चाल कितना है V2। ठीक है, तो इस तरह से, और दोनों का जो योग करेंगे तो वो कुल समय हमें निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिखे हैं। ठीक है, अब AC और CB को हम अगर लिखें, ठीक है, तो किस तरह से हम लिख सकते हैं, देखिए, अगर हम त्रिभुज ADC में जाएं, ठीक है, तो इसके लिए cos थीटा 1 बराबर हम लिख सकते हैं, cos थीटा क्या होता है, B/H। ठीक है, तो इसके लिए हम देखें तो ये हमारा, ये क्या हो गया, हमारा परपेंडिकुलर बेस ये हो गया, तो B हमारा H हो गया बटा हाइपोटेनस जो है वो हमारा क्या हो गया, AC, H बटा AC लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम AC निकालें तो ये क्या हो जाएगा, H बटा cos थीटा 1। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें थीटा 2 के लिए, ठीक है, तो थीटा 2 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, यानी cos थीटा 2, अगर हम यहाँ से लिखे तो cos थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में CB, और यहाँ पे इस त्रिभुज के लिए, ठीक है, P मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, H बटा ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, D CB। तो यहाँ से अगर हम CB निकाले तो ये हो जाएगा H बटा cos थीटा 1। अब ये दोनों वैल्यू को हम AC और CB के वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से AC का मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H बटा V1 cos थीटा 1 जोड़ H बटा V2 cos थीटा 2। ठीक है, CB को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या लगना चाहिए, न्यूनतम समय लगना चाहिए फॉर्मेट के सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा का केस बन रहा है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी अवकलन करते हैं। तो अगर हम डी टी को डी थीटा 1 से अगर हम लोग अवकलित करें तो ये क्या हो जाएगा, इस टर्म को हम लोग अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, H बटा H साइन थीटा 1 बटा V1 cos स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, और जोड़ H साइन थीटा 2 बटा V2 cos स्क्वायर थीटा 2। चूंकि ये थीटा 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से, d थीटा 2 बटा d थीटा 1। ठीक है, ये अवकलन करने के बाद ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए न्यूनतम समय के लिए d थीटा, ठीक है, बटा d थीटा 1 को क्या होना होगा, शून्य के बराबर होना होगा। ठीक है, इसीलिए अगर यहाँ से हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरे टर्म को अगर हम शून्य के बराबर करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 बटा V1 cos स्क्वायर थीटा 1 बराबर माइनस साइन थीटा 2 बटा V2 cos स्क्वायर थीटा 2 इंटू डी थीटा 2 बटा डी थीटा 1। ठीक है, अब चूंकि यहाँ से अगर हम देखें तो DC को हम लोग S थीटा 1 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर हम ट्राइंगल में जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा DC है, ठीक है, ये DC को हम लिख सकते हैं, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है P बटा B, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो यहाँ से इसके लिए क्या हो जाएगा, H बटा आधार क्या हो जाएगा, ये tan थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा DC, सॉरी यहाँ पे ये इस एंगल के लिए देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे तो ये हो जाएगा DC बटा ये आ जाएगा H। तो यहाँ से अगर हम देखें तो DC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, H tan थीटा 1। उसी प्रकार हम CE को, जो हमारा CE है, इस ट्रायंगल में देखें तो इसके लिए हम लिख सकते हैं H tan थीटा 2 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम
इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा डी बराबर हम लिख सकते हैं डी सी जोड़ सी ई। ठीक है, यहाँ से जो हमने दूरी लिया है यहाँ से यहाँ तक डी, ये क्या हो जाएगा डी सी प्लस सी के बराबर। तो डी सी और सी का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा एच टेन थीटा 1 जोड़ एच टेन थीटा 2। ठीक है, चूंकि थीटा 1 बदलने से डी का मान नहीं बदल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, चूंकि थीटा 1 बदलने से डी का मान नहीं बदलता है। ठीक है, अतः हम यहाँ से d बटा डी थीटा 1 अगर d को यानी d को अगर हम अवकलन कर डी थीटा 1 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा शून्य के बराबर, क्योंकि मान नहीं बदल रहा है थीटा 1 के रिस्पेक्ट में d का। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 0 बराबर ये जो d हमने निकाला है। ठीक है, शून्य बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 जोड़ सेक स्क्वायर थीटा 2 इंटू डी थीटा 2 बटा डी थीटा 1। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने कैसे लिखा, यहाँ से ये जो हमारा टर्म है टेन थीटा वाला डी वाला इसे हम अवकलित करके शून्य के बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, और टेन थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से अगर हम लिखे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 बराबर माइनस सेक स्क्वायर थीटा 2 डी थीटा 2 बटा डी थीटा 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पहला इक्वेशन निकाला था ये वाला ये वाला जो निकाला इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो निकला ये हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर समीकरण एक में 2 से भाग देंगे, भाग देने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा 1 बटा v1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 इंटू 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा 1 बराबर साइन थीटा 2 बटा v2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 इंटू 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा 2 के बराबर। ठीक है, भाग देंगे तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा साइन थीटा 1 बटा v1। ठीक है, बराबर साइन थीटा 2 बटा v2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखें इसको तो ये हम लिख सकते हैं साइन थीटा 1 बटा साइन थीटा 2 बराबर ये हो जाएगा v1 बटा v2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का न्यूनतम समय का सिद्धांत हाइगन की रचना द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा अपवर्तन के लिए, तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के लिए ये सूत्र। ठीक है, तो इसे ही हमें क्या करना था, स्थापित करना था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।